हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानोत्सव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट पेपर 1 का हमारे 1 शॉट वीडियोस चल रहे हैं और आज का हमारा यूनिट होने वाला है यूनिट 5। और चूंकि मैं यूनिट 5 तो ऐसे 1 शॉट में लेने वाला नहीं था, क्योंकि अभी अभी जस्ट हमने रिवीजन भी किया था, उसके थ्रू हमने कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए थे और ये मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाला यूनिट है। तो इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है नहीं बताने को, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि एक बार इसको ले लेते हैं। जो भी कुछ थ्योरी होगा वो देख लेंगे और जो कुछ फॉर्मूले होंगे और एक आध छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे वो इसमें हम कवर कर लेंगे। एक कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड हो जाएगा और इसके साथ साथ हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा इस यूनिट का कि इस यूनिट में हम क्या क्या देख सकते हैं। चूँकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो अच्छे लेवल के आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हमारे क्लासेस में भी, फिर हमारे रिवीजन में भी, और फिर 1 शॉट में मैं इसको कवर करा रहा हूँ ताकि कुछ भी अगर छूटा हो, कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो तो वो भी कवर हो जाए। हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान है वो रिवाइज़ करने पे है, रिजॉल्व करने पे है। आपके डाउट्स को मैं रिजॉल्व करता हूँ व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप में बिल्कुल अच्छे तरीके से, और प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो। बिल्कुल एग्ज़ाम नज़दीक है, ज़्यादा जो है आपके पास टाइम बचा नहीं है। सिटी भी आपको अब पता चल चुका है कौन से सिटी में आपका एग्ज़ाम है। तो अगर आपका उस हिसाब से है कि थोड़े दूर पे सिटी मिल गया है तो आप रिजर्वेशन वगैरह अपना करा के देख लेना, क्योंकि गर्मी बहुत है। और हाइड्रेटेड रहना, हमेशा जो है पानी पीना इम्पॉर्टेंट है, और हल्का भोजन करना, और हल्के और ढीले कपड़े पहनना। हल्के कलर का कपड़ा जो है वो पहनना ज़रूरी है इस धूप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क कलर का जो कपड़ा होता है ना वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि गर्मी हमारे जो है अभी यूपी, एमपी, आपके बिहार और छत्तीसगढ़ वाले इलाके में बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। तो अगर आप इन एरियाज़ से हो तो बिल्कुल अच्छे से अपने आप को जो है रखना है, और उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर तक जाना है। स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। वेलकम टू द क्लास एवरीवन। टुडेज यूनिट इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम रीजनिंग देखते हैं। तो रीजनिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास आता है इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमनात्मक तर्क, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, हम जनरल कंक्लूजन्स निकालते हैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स से, है ना। तो स्पेसिफिक टू जनरल जाना जो है ना वो हम इंडक्टिव रीजनिंग में देखते हैं। यहाँ पर हम पैटर्न्स को देखते हैं, हम एग्जांपल्स को देखते हैं और उनसे जो है ना कंक्लूजन हम जनरलाइज करते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा आप। और दूसरी चीज़ है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कुछ विशेषताएं अगर देखें तो देखिए, सबसे पहला है कि ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। यहाँ पर आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है, तभी तो आप उस एग्ज़ाम्पल को जो है जनरलाइज कर पाओगे। और यहाँ पर आपको कुछ हाइपोथेसिस फॉर्म करना होता है, और यहाँ पे परिकल्पना जो है ना उसको आपको एक आधार बना के और फिर आगे बढ़ना होता है। इंडक्टिव रीजनिंग के लिए ये है। यहाँ पर हम इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस करना यानी आप यहाँ स्पेसिफिक एग्जांपल्स का यूज़ करके और जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। एग्जांपल के लिए, सूरज जो है वो पूरब से उगता है हर सुबह, तो इससे हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि कल भी सूरज जो है पूरब से उगेगा, क्योंकि आज तक जो है यही होता आया है ना। आज तक सूरज पूरब से उगता आया है तो कल भी पूरब से उगेगा, है ना। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग का एक एग्जांपल हो गया। डिडक्टिव रीजनिंग ऐसे ही जल्दी जल्दी हम देखेंगे, ज़्यादा टाइम आज के इस 1 शॉट वीडियो में नहीं लेंगे। जो हमारा डिडक्टिव रीजनिंग है यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर आप स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालोगे जनरल प्रिंसिपल्स से। तो यहाँ पर जनरल टू स्पेसिफिक आप जाते हो, तो जनरल प्रिंसिपल्स या प्रीमाइसेस से स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालोगे, यानी सामान्य सिद्धांतों या परिसर से विशिष्ट निष्कर्ष निकालना जो है शामिल होता है। अगर हम बात करें निगमनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव रीजनिंग में, इसके कुछ उदाहरण अगर देखें तो देखिए, एक यहाँ पर आपके लिए सेंटेंस है, सभी मनुष्य नश्वर हैं, ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल। सुकरात एक इंसान है, यानी सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन या मनुष्य है, ठीक है, इसलिए सुकरात नश्वर है, देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल। तो हम क्या हमने किया, ऑल के बारे में बात किया, यानी कि यहाँ पर जनरल के बारे में बात की। यहाँ पर सामान्य तरीके से हमने देखा कि सभी जो मनुष्य हैं वो नश्वर हैं, तो ये जनरल एक हमने स्टेटमेंट दे दिया। इसके बाद हमने सुकरात एक इंसान है या सुकरात एक मनुष्य है, हमने एक जो है यहाँ पर स्पेसिफिक सुकरात के बारे में बात किया, और इसीलिए सुकरात के बारे में हमने कंक्लूजन निकाला कि सुकरात भी जो है वो नश्वर हैं और सुकरात का भी अंत होगा, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी जो है नश्वर है। तो ये चीज़ें जो है ना आप डिडक्टिव रीजनिंग में करते हो, जहाँ पर आप जनरल टू स्पेसिफिक जाते हो। तो दो चीज़ें याद रखना कि भाई जहाँ भी इंडक्टिव की बात आए वहाँ पर स्पेसिफिक टू जनरल, और जहाँ पर डिडक्टिव की बात आए यहाँ पर जनरल टू स्पेसिफिक, है ना।
तो ये बिल्कुल आप अच्छे से याद रख लेना, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ विशेषताएं अगर देखें तो देखिए, एक चीज़ ऐसे याद कर सकते हो, कैसे आपको याद होगा, तो देखिए डी फॉर डिडक्टिव, यहाँ पे बीच में ओ आ जाएगा तो ये जी, है ना। तो डॉग, तो ऐसे डॉग से याद कर सकते हो कि जहाँ डॉग का बात है तो यानी कि डी के बाद जी कर देना, जहाँ भी डिडक्टिव आए तो उसके बाद यानी जनरल टू स्पेसिफिक, है ना। और यहाँ उसके उल्टा वाला हो जाएगा। और ये थोड़ा सा निमोनिक्स जो है यूज करके आप कर सकते हो। विशेषताएं देखें तो देखिए, यहाँ पर निश्चितता होती है, सर्टेनिटी, और एक तार्किक प्रगति होती है। देखिए यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग आप यूज़ कर रहे हो ना, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया आपने और उसको आपने प्रूव किया कि हाँ ये ऐसा होता है, ये कंक्लूजन तक आपने पहुँचा, तो ये लॉजिकल प्रोग्रेशन है। इसके अलावा सिलोजिज्म देखें अगर, तो यहाँ पर सिलोजिज्म का यूज़ करते हैं, अनुमान वाक्य का यूज़ होता है। सिलोजिज्म हमने पढ़ा था लॉजिकल रीजनिंग वाले चैप्टर में, तो वैसा ही यहाँ पर आप करते हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है इस तरीके से होता है। अगला हमारे पास है एबडक्टिव रीजनिंग। क्या होता है ये, इसको अगर डेफिनेशन इसका देखें तो ये होगा कि देखिए, इन्फ्रेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग विद एन ऑब्जर्वेशन एंड सीकिंग द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन, यानी सर्वोत्तम स्पष्टीकरण का अनुमान। एक अवलोकन के साथ शुरू करते हैं हम और सबसे सरल और सबसे संभावित स्पष्टीकरण की मांग करते हैं हम, कि जो सबसे सिंपल और सबसे मोस्ट लाइकली जो एक्सप्लेनेशन होगा ना, उसको हम चूज़ करते हैं। तो इसको हम कहते हैं एबडक्टिव रीजनिंग। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि फाइंडिंग द ग्राउंड वेट एंड इन्फरिंग दैट इट प्रोबेबली रेन्ड, मतलब ज़मीन को गीला देखा हमने कि ज़मीन गीला हुआ है और हमने अनुमान लगाया कि शायद बारिश हुई है ना। तो हमने क्या किया, जो भी हमने ऑब्जर्व किया उसको हम बेस्ट उसका एक्सप्लेनेशन देने का हमने कोशिश किया अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, अपने प्रायर नॉलेज के आधार पर। तो इसको हम कहते हैं एबडक्टिव रीजनिंग। और इसके कुछ विशेषताएं देखें तो ये देखिए, संभावनाओं पर टिका होता है ये, और बहुत ही सरल व्याख्या होता है। और यहाँ पर परिकल्पना पीढ़ियाँ भी, परिकल्पना यहाँ भी जनरेट होता है, यहाँ भी हाइपोथेसिस आप फॉर्म करते हो और फिर उस हाइपोथेसिस को जो है आप बाद में प्रूव कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि यहाँ पर बारिश हुई होगी, तो ये क्या है, ये एक परिकल्पना ही तो है। और इसको प्रूव करने के लिए फिर आपने किसी से, आप चाहो तो टेस्टिमोनी भी ले सकते हो, किसी से पूछ भी सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। नंबर सीरीज़ पे हम आ जाते हैं। तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीरीज़, जो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। तो देखिए, नंबर सीरीज़ क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोइंग अ स्पेसिफिक रूल और पैटर्न। ये क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का, है ना, जिनको हम अरेंज करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में हो सकता है, ताकि वो एक रूल को, एक पैटर्न को फॉलो करे। कोई भी विशिष्ट नियम या पैटर्न के बाद एक विशेष क्रम में व्यवस्थित संख्याओं का एक क्रम, हम इसको कहते हैं नंबर सीरीज़। और इसके जो टाइप्स हैं तो देखिए, अर्थमेटिक सीरीज हो सकता है, ज्योमेट्रिक सीरीज हो सकता है, फिबोनाची सीरीज होता है। अर्थमेटिक सीरीज क्या है कि जैसे डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 5 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 8 और 11 के बीच में 3 का डिफरेंस है। तो अगला वाला आपसे पूछे तो फिर एक 3 ऐड करके यहाँ पे 14 लिख दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये अर्थमेटिक सीरीज होता है, जहाँ पर जो डिफरेंस होता है, जो भी यहाँ पर जो है ना अंतर आता है ना 2 टर्म्स के बीच में, 2 संख्याओं के बीच में, वो कांस्टेंट होता है, एक बराबर होता है। ज्योमेट्रिक सीरीज है, यहाँ पर रेशियो के बारे में बात होता है कि रेशियो जो है ना कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर नंबर यानी डिफरेंस के बारे में बात हुआ, यहाँ रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगा। यानी कि देखिए, जो ज्यामितीय श्रृंखला, यहाँ पर लगातार पदों के बीच अनुपात स्थिर होता है। तो यहाँ पर रेशियो देखें तो देखिए 3, उसके बाद 9 आ गया, फिर 27 आ गया, 81 आ गया। तो इन सभी के बीच में माइनस करोगे तो वो कॉमन नहीं होगा, 9 - 3 6 हो जाएगा, 27 - 9 18 हो जाएगा, लेकिन इनके बीच का अनुपात सेम होगा। जैसे 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 तो 81, यानी कि ये रेशियो जो है वो सेम हो रहा है ना। यानी कि आप क्या करोगे, 9/3 करोगे तो क्या आएगा आपके पास 3, फिर 27/9 करोगे तो क्या आएगा आपके पास 3, 81/27 करोगे तो क्या आपके पास आएगा 3। तो यानी कि ये जो है आपके पास रेशियो सेम हो रहा है। ये रेशियो आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास सेम वही 3/1 वाला रेशियो आ जाएगा। तो जहाँ भी रेशियो सेम हो उसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है, यहाँ पर हर टर्म जो है ना वो पिछले 2 टर्म्स का सम होता है। तो फॉर एग्जांपल इस सीरीज़ को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने पे कई जो लर्नर्स हैं वो गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ वाला जो होता है ना ये डिफरेंस होता है। तो देखिए, पिछले 2 टर्म्स का, तो ये तो 0 हो गया, 0 + 1 तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1, फिर 1 + 1, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म 1 कर दिया आपने, फिर 1 + 1 तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 2, फिर 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13,
फिर 13 और 8 21, तो ऐसे करके इसको हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज, जहाँ पे प्रीसीडिंग टू टर्म्स जो है ना उनका सम नेक्स्ट टर्म होता है, तो इसको हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज। अगर क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 4, 9, 14, 19, है ना। तो देखिए यहाँ पर 4 है, फिर ये 9 है यानी 5 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे 14 है 5 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 19 है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस, मतलब ये डिफरेंस वाली बात चल रही है। जहाँ भी डिफरेंस वाला बात चले तो अर्थमेटिक सीरीज़ है, और इसके बाद भी यहाँ 5 ऐड कर देंगे तो यानी 24 हो जाएगा, और ये भी 5 के डिफरेंस पे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये लिखा है आंसर 24, ये अर्थमेटिक सीरीज़ है जिसका कॉमन डिफरेंस 5 है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको जो है समझाने के लिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पुटअप करना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लेटर सीरीज़ है, तो लेटर सीरीज़ भी सेम वही नंबर सीरीज़ टाइप का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको लेटर्स के ऊपर, जैसे आप अल्फ़ाबेट देखते हो ना A to Z जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनके ऊपर पूरा क्वेश्चन होता है। तो इनका डेफिनेशन है या सीक्वेंस ऑफ लेटर्स अरेंज इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स, वही कि लेटर्स को जो है ना कुछ एक सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं, कोई ना कोई वो रूल फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ हो सकता है और पैटर्न बेस्ड सीरीज़ हो सकता है। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ मतलब बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट, कि भाई अल्फ़ाबेट में उनका क्या पोजीशन है। फॉर एग्जांपल A का पोजीशन 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है, E का 5 है, F का 6 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना, Z तक आपको जाएगा आपका। और वैसे ही यहाँ पर जो लेटर्स होते हैं पैटर्न वाले में, ये कुछ स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। तो देखिए ACEG ये जो है, तो यहाँ पर AC फिर E फिर G, यानी कि देख रहे हो कि बीच वाला एक छोड़ रहा है ये, है ना। जैसे 1 के बाद 3 पे चला गया, 3 के बाद 5 पे चला गया, 5 के बाद 7 पे चला गया, तो 7 के पास क्या जाएगा, 9 पे जाएगा, यानी F के बाद G, H और I, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर I हो जाएगा। तो हो गया, ये जो है आपका पोजीशन के ऊपर है कि लेटर्स का क्या पोजीशन है अल्फ़ाबेट जो है उनमें। पैटर्न वाले में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक पैटर्न को कोई फॉलो करता है। जैसे देखिए B के बाद C नहीं लिख के D लिख दिया, D के बाद E नहीं लिख के F लिख दिया, F के बाद G नहीं लिख के H लिख दिया, तो H के बाद क्या लिखेगा, H के बाद I नहीं लिख के J लिख देगा, है ना। तो ये हो गया आपका ये पैटर्न बेस्ड सीरीज। बहुत सिंपल और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग जो है ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और कई बार आपसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछ देता है, कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हमने सॉल्व ऑलरेडी किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं वो क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चंस देखें तो एग्जांपल है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज ACFJ। तो ACFJ वाले में नेक्स्ट लेटर क्या होगा, तो देखिए A के बाद B नहीं है, C है, उसके बाद क्या है, A के बाद D और E नहीं है, F है, फिर G और H नहीं है, I नहीं है, फिर J है। तो यानी कि देखिए पहले वाले में एक लेटर स्किप हुआ, दूसरे वाले में 2 लेटर स्किप हुआ D और E, तीसरे वाले में 3 लेटर स्किप हुआ GHI, यहाँ पर 4 हो जाएगा, J के बाद K नहीं होगा, L नहीं होगा, M नहीं होगा, N नहीं होगा, O हो जाएगा, है ना। तो यानी कि देखा हमने कि ये पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न वाला सीरीज है, यहाँ पर O आंसर हो गया। तो यानी कि सबसे पहले में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 लेटर्स जो है ना वो कहीं ना कहीं स्किप कर करके और नेक्स्ट लेटर यहाँ पे लिख रहा है। तो इस टाइप के पैटर्न्स को आपको समझना जो है लेटर सीरीज़ में पड़ेगा। हिंदी में भी मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। कोड्स को देखेंगे तो इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाले में कोड्स भी होते हैं। तो देखिए डेफिनेशन अगर देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इनटू अ डिफरेंट फॉर्म यूजिंग स्पेसिफिक सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम को यूज़ करते हुए अगर हम जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उसको कोई और फॉर्म में हम ले जाएं समझने के लिए, अपने एक विशिष्ट प्रणाली का उपयोग करके एक अलग रूप में सूचना का परिवर्तन करना ही कोडिंग कहलाता है ना। और कोडिंग क्यों किया जाता है, ताकि एक तो कई बार इसका इम्पोर्टेंस हो जाता है जब आप चाहते हो कि आप प्राइवेट में जो है किसी चीज़ के बारे में चैट कर सको, प्राइवेटली अपना इन्फॉर्मेशन सिक्योर रख सको। तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी और प्राइवेसी ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है कोड। और कई बार जो है कई बार हम कंप्यूटर के थ्रू भी कोडिंग करते हैं ना, तो वो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है जिस लैंग्वेज में वो समझेगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि भाई आप इन्फॉर्मेशन को कैसे एक डिफरेंट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं एक सिस्टम का यूज करते हुए, उसी को हम कहते हैं कोड। इसके टाइप्स भी हो सकते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन कोड हो सकता है, ट्रांसपोजिशन कोड हो सकता है। जैसे सब्स्टिट्यूशन कोड में क्या हो जाएगा कि रिप्लेसिंग लेटर्स विद अदर लेटर्स या नंबर्स या सिम्बल्स, है ना। कि जैसे A की जगह पे हम क्योंकि फर्स्ट लेटर है अल्फ़ाबेट का तो उसको हमने 1 लिख दिया, B की जगह पे 2 लिख दिया क्योंकि सेकंड लेटर है, C की जगह पे 3 लिख दिया क्योंकि थर्ड लेटर है, तो E की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं क्योंकि ये 5th लेटर होगा। ये हो गया एक
इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन कोड, जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जहाँ पर हम जो है ना प्रतिस्थापन कर रहे हैं अक्षर को, है ना। वहीं ट्रांसपोजिशन कोड जो कहेंगे तो यहाँ पर हम रीअरेंज करते हैं लेटर्स को एक स्पेसिफिक वे में, एक अलग तरीके से हम रीअरेंज कर देते हैं जो लेटर्स हमें दिए हुए हैं, ताकि हम कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स को फॉलो कर सकें। जैसे यहाँ ABCD दिया हुआ है तो इसको हम BADC लिख देंगे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स खोदने के लिए, है ना। क्वेश्चन एक देख लेते हैं। तो देखिए, एक सर्टेन कोड में हेलो को KHOOR लिखा हुआ है, तो वर्ड को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हम सिंपल ऐसे देखते हैं कि HELLO 5 यहाँ पर लेटर हमारे पास हैं, और यहाँ पर KHOOR यहाँ ये भी 5 है। तो मतलब H के जगह पे K, E के जगह पे H, L के जगह पे O, L के जगह पे O और O के जगह पे R। तो ये तो सिंपल हो गया कि ऐसे हम रखेंगे सबसे पहले। अब देखो L के जगह पे O मतलब, और दोनों बार O आया है, मतलब एकदम बिल्कुल सही है कि L के जगह पे आप O यूज़ कर रहे हो। अब H के जगह पे K यूज़ करो तो आप देखोगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो देखिए, H के बाद क्या आता है? EFGH I J और K, यानी कि 3 लेटर आगे हम जा रहे हैं। E के बाद क्या आता है? F G और H, यानी कि 3 लेटर यहाँ भी। L के बाद M N O, यहाँ भी 3 लेटर, फिर यहाँ भी, और O के बाद P Q R, यानी यहाँ भी 3 लेटर, यानी कि 3-3 लेटर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से कह रहा है कि वर्ड को हम क्या लिखेंगे? तो W के बाद 3 लेटर आगे जाओ आप, तो X Y और Z, यानी कि यहाँ पर Z हो जाएगा। फिर O के जगह पे आप 3 लेटर आगे जाओ, तो O के बाद P Q R, है ना। तो यहाँ पे R लिख दोगे आप, है ना। यहाँ पे क्या था? O होगा, है ना। O के बाद PQR, फिर R के बाद STU, यहाँ पे U हो गया आपका नेक्स्ट लेटर। उसके बाद L के बाद MNO, तो यहाँ पे O हो गया। D के बाद EFG, यहाँ पर G हो गया। तो यानी कि हमारा जो यहाँ पर कोडेड लेटर्स जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे ZRUOG, जो यहाँ पर दिया भी हुआ है और यहाँ पर लिखा भी है। देखिए, शिफ्ट ईच लेटर 3 प्लेसेस फॉरवर्ड। तो ऐसे हम पैटर्न खोज के और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम जो है कहते हैं ट्रांसपोजिशन कोड्स, है ना। तो ये हो गया, कोडिंग भी आपको समझ में आ गया। अब रिलेशनशिप बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ब्रदर, अंकल, आंट, इनके ऊपर जो है रिलेशन आ जाता है। कोई स्टेटमेंट दे देगा, आपको बताना रहेगा कि किसका रिलेशन किसके साथ क्या है। तो यहाँ पर क्या आता है? एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज़ बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उनके बीच में हमें कनेक्शंस ढूंढना होता है। पहला इसका टाइप होता है ब्लड रिलेशनशिप, और दूसरा होता है यहाँ पर डायरेक्शनल रिलेशनशिप। तो ब्लड रिलेशनशिप में हम फैमिली कनेक्शंस को खोजते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो लिखा हुआ रहेगा कि A इज़ द ब्रदर ऑफ B, मतलब A B का भाई है, B जो है वो C की सिस्टर है। तो यानी कि ये पता चल गया कि B जो है ये फीमेल है, ये हमें पता चल गया। और A का C से क्या रिलेशन है? तो A जो है ना वो ब्रदर है, यानी मेल है, तो ये भी पता चल गया। B का, अब B जो है C की सिस्टर है, तो A C का क्या होगा? तो A C का ब्रदर हो जाएगा, क्योंकि ये मेल है, तो ये हमें पता चल गया, तो ये हो जाएगा आंसर। अब डायरेक्शनल रिलेशनशिप होता है जहाँ पर हम जो है ना पोजीशन को बताते हैं, कुछ डायरेक्शंस दिया होगा उसके आधार पे। तो लिख रहा है A इज़ टू द नॉर्थ ऑफ B एंड C इज़ टू द वेस्ट ऑफ A, इन विच डायरेक्शन इज C विद रिस्पेक्ट टू B। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जहाँ पर आपसे कह देगा कि A जो है ना वो B के नॉर्थ में है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, हमेशा नॉर्थ ऐसे हम बनाते हैं, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ, इधर वेस्ट हो जाता है और इधर ईस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि A जो है B के नॉर्थ है, तो यानी कि यहाँ पर B हो गया और A को हम यहाँ पे बना देते हैं। अब कह रहा है कि C इज़ वेस्ट ऑफ A, अब इसके वेस्ट में यहाँ पर C हम कर देते हैं। और इन विच डायरेक्शन इज C विद रिस्पेक्ट टू B, अब B के रिस्पेक्ट में ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? तो अभी ये डायरेक्शन आपको देखना होगा, ये वाला, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, है ना। यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट, और ये बीच वाला डायरेक्शन हम कहेंगे साउथ वेस्ट। इसीलिए जब हमारा जो इंडिया का जब हम मैप बनाते हैं ऐसे, और जो इधर वाले जो हमारे स्टेट्स हैं ना इधर वाले, इनको हम नॉर्थ ईस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे नॉर्थ में हमारा जम्मू एंड कश्मीर आता है और लेह लद्दाख आएगा, और वेस्ट में राजस्थान आ जाएगा, और आपका ईस्ट में जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आपका जो 7 सिस्टर्स जैसे कि असम आ जाएगा, मेघालय, मणिपुर, है ना, और सिक्किम, ये सारे आ जाएंगे। और नीचे अगर आ जाओगे इधर ईस्ट में तो आपका वेस्ट बंगाल वगैरह आ गया, उड़ीसा, ये आ जाएगा। और नीचे आप आओगे तो यहाँ पर केरला और तमिलनाडु आ जाएगा।
तो ये जो है आपको डायरेक्शन देखना होगा, मैप भी आप देख लेना एक बार, मैप से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेज, मतलब एक औरत बोलती हैं एक मैन को इंट्रोड्यूस करती हैं, उनके बारे में जो है वो बताती हैं कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, मेरे मम्मी के पापा का इकलौता बेटा है। तो वो मतलब कि जो बोल रही हैं उनका भाई हुआ। हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, सी इज सिस्टर, है ना, क्योंकि वो उनका भाई हुआ। भाई आपके मम्मी के पापा कौन हुए? आपके मम्मी के पापा मतलब जैसे आप बोलोगे, है ना, कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे मम्मी के पापा का इकलौता बेटा, वो मतलब मेरा भाई हुआ। और अगर वो लड़की बोल रही है तो वो उसकी बहन हुई, तो सिस्टर हो जाएगा, है ना। तो ये भी हो गया। रिलेशनशिप बेस्ड भी क्वेश्चन हमने देख लिया और अच्छे से इसको समझ लिया। अब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आ जाते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन समझते हैं। तो फ्रैक्शन आपको मालूम है क्या होता है? अ वे टू रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ अ होल। मतलब फ्रैक्शन ऐसे आपको समझाता हूँ मैं, देखिए एक यहाँ पर पूरा का पूरा पाई दिया हुआ है। मतलब एक यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक डिस्क है और इसमें अगर मैं ऐसे कर दूं हाफ हाफ, तो मतलब इसको मैं आधे में डिवाइड कर दे रहा हूँ। और आधे में डिवाइड करने का मतलब हो गया 50%, और 50% का मतलब क्या हो गया 1/2, मतलब दो में से, यहाँ पे दो पार्ट हो गया, दो में से अगर इसको मैं शेड कर दूं तो ये एक पार्ट हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। तो इसको हम हाफ कहेंगे, 1/2 कहेंगे, है ना। और एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको मालूम ही है, कॉमन डिनोमिनेटर जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए। अगर हम इनके फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये सब सिंपल है। तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जो है वो किसी भी होल को अगर हम पार्ट करें, किसी भी अगर हम पूरे के कुछ हिस्से का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका होता है फ्रैक्शन। और अगर एक पूरा चीज़ है उसको हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर किया आपने 1/2 प्लस 1/3, है ना। तो इसके लिए आपको जो है ना ये डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, है ना, नीचे वाला। और इसको सेम करने के लिए आप एलसीएम निकालोगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। यहाँ पे 2 लिखा आपने, यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पे किया तो 2 1 2 3 3 1 3, तो ये हो जाएगा 3 × 2 6, तो यह 6 आ गया। तो ये कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए। तो 2 3 6, 3 1 3, प्लस 3 2 6, 2 1 2, तो 3 + 2 5/6 हो गया ये, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमेशा कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2/3 × 3/4 है, तो सिंपली आप इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6/12। और 6/12 को आप लिख सकते हो 1/2, है ना। फिर डिवीज़न करना होगा तो उसके रेसिप्रोकल से, मतलब उसके उल्टे से ही जो है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3 करना हुआ तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 3/4 × 3/2, इसको इधर का इधर ले आ दो, तो यानी कि ये हो जाएगा 9/8, ये आपका आ जाएगा। तो जब भी डिवाइड करना हो तो उसके सामने वाले के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो है कुछ तरीके हैं। फिर टाइम एंड डिस्टेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आपको कुछ डिस्टेंस दे देगा, टाइम पूछ देगा, स्पीड पूछ देगा, स्पीड दे देता है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना। तो सिंपल 1-2 फॉर्मूला याद रखिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो फिर डिस्टेंस, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो d इज इक्वल टू s इंटू टी हो जाएगा। फिर t इज इक्वल टू d बाई स्पीड हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें सिंपल हैं। एक कार है जो 150 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करती है 3 घंटे में, तो उसकी स्पीड बताइए। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस 150 किलोमीटर, और टाइम आ गया हमारे पास 3 आवर्स। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हमने कर दिया यहाँ पर, तो 3 × 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये भी याद रखिए। तो ये सब कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो देखिए रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। हम इसको देखें तो ये 2 मात्राओं की तुलना है, ए कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज़। यहाँ पे 2 क्वांटिटीज हैं, अगर उनको तुलना करोगे तो उसको रेशियो कहते हैं। रेशियो ऑफ 4 to 5 इज रिटन एज 4
रेशियो 5 ऐसे हम लिखते हैं रेशियो को, और इसको आप 4/5 भी लिख सकते हो, है ना, मतलब 5 का चौथा हिस्सा, ये आप समझ लो। प्रोपोर्शन अगर देखें तो एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल, कोई भी इक्वेशन अगर ये बताएगा कि दो अनुपात जो हैं वो बराबर हैं तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल 4/5 को हम 8/10 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी वापस से 2 4 जाएगा, 2 5 10, ये 4/5 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। तो यानी कि नहीं, आपसे मैं कहता हूँ कि अगर ये इक्वल का साइन लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप ये 4/5 में चाहें कितना भी मल्टीप्लाई कर दो, वो रेशियो फिर वो सिंपल वही आ ही जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान के चलो यहाँ पर 8/10 भी आपने लिख दिया ना, तो ये वापस से वही आ जाएगा 4/5। तो यानी कि वो प्रोपोर्शन जो होता है वो एक इक्वेशन होता है जहाँ पर दो रेशियो इक्वल हैं, ऐसा स्टेट हम करते हैं। एग्जांपल के लिए देखें कि इफ़ 3/4 x इक्वल टू x रेशियो 12, तो व्हाट इज x बताइए। तो यहाँ पर 3/4 दिया हुआ है और यहाँ पे x रेशियो 12 दिया हुआ है। तो अब देखेंगे तो यहाँ पर x के यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, तो देखिए ये देखेंगे कि 4 से 12 में कितने बार मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो इंटू 3 कर रहे हैं, तो यानी कि हम 3 से भी उतने बार कर देंगे, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 आंसर आ गया। तो ये जो है कुछ रेशियो और प्रोपोर्शन जो है ऐसे होता है। प्रॉफिट लॉस के भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट क्या होता है, आपको याद होगा कि जो भी सेलिंग प्राइस होगा माइनस कॉस्ट प्राइस होगा उसको हम प्रॉफिट में जोड़ते हैं। मतलब जितने का सामान आपने खरीद के, फॉर एग्जांपल आप जो है आपका एक किराने का दुकान है और आप जो है पार्ले जी 10 रुपये वाला 8 में ख़रीद के ले आए हो और इसको आप बेच रहे हो कितने में, 10 में, तो 10 - 8 इक्वल टू 2, और 2 जो आया ये आपका प्रॉफिट है, ये याद रखना। लॉस वही जो आपको कॉस्ट पड़ा है और सेलिंग प्राइस अगर आप जो है कम में दे रहा हो, फॉर एग्जांपल ये 8 रुपये में आपने दिया लेकिन आपको किसी कारणवश इसको 6 रुपये में ही बेचना पड़ा, तो मतलब 8 - 6, तो यहाँ पे 2 रुपये का लॉस हो गया आपको। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो जाता है ना। लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो जाता है। ये कुछ फॉर्मूले हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक आइटम जो है ना वो $100 का ख़रीदा गया और इसको $120 में बेच दिया गया, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो देखिए $20 का प्रॉफिट हुआ, सिंपल, और $20 जो है वो 100 का कितना परसेंट होगा, तो $20 तो वैसे ही पता चल जा रहा है कि भाई ये जो है ना 20% होगा 100 का, है ना। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 20% हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि ये जो है $100 में ख़रीदा गया था तो ऊपर 100 लिख दिया आपने, जो प्रॉफिट हुआ 20 यहाँ पर वो लिख दिया आपने 20/100 और इंटू में कर दिया 100, तो ये 200 ये जो कट गया और आपके पास आ गया 20, ये आपका आंसर आ गया 20%, है ना। तो ये जो है कुछ सिंपल जो है फॉर्मूले यहाँ पर, और बाकी जो भी डिटेल था वो पहले ही हम कर चुके हैं इसका। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग से रिलेटेड अगर हम देखें तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, PRT अपॉन 100 याद रखिएगा। PRT मतलब ऐसे ही याद कर सकते हो, प्राइमरी टीचर, PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट, प्राइमरी टीचर बहुत सिंपल होता है तो इसलिए PRT अपॉन 100। एग्जाम्पल पूछा आपसे, सिंपल इंटरेस्ट में कितने भी साल का हो वो जो इंटरेस्ट है वो चेंज नहीं होता है, वो बराबर इंटरेस्ट हर साल लग जाता है। तो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट $1000 का 5% पर एनम पे कितना होगा, तो सिंपल है 5% पर एनम पे 2 ईयर्स के पूछ रहा है, तो देखिए $1000 का 5% कितना होगा, $50, है ना। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, क्योंकि 2 ईयर में है तो ये $100, ये बहुत सिंपल होता है इसलिए इसका नाम सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, $100 आंसर आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो होता है ना, ये होता है कि देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल और इनटू में 1 + रेट अपॉन 100, और जो है टाइम माइनस प्रिंसिपल जो है ना इसको आप ऊपर में लिखते हो, तो ये हो जाएगा आपका क्या। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए क्या होता है, तो देखिए $1000 पे 5% पर एनम पे 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, जैसे ये $100 आया तो ये $102.5 आया। कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो अलग होता है, और इसीलिए ऐसा हो जाता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट से जितना इंटरेस्ट निकलेगा उससे कुछ ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट में निकलता है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करके और दिखा सकते हैं या खुद से भी सॉल्व करके, और देखिए एक बार समझिए कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अगर कोई भी डाउट होगा तो एक बार आप जो है व्हाट्सएप पर पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ये आपको खुद से करना है ना। डिस्काउंट वाला जो हो जाएगा, तो देखिए डिस्काउंट क्या होता है, जो भी MRP होगा
और उसमें से अगर सेलिंग प्राइस को आप माइनस कर रहे हो तो उसको हम डिस्काउंट कहेंगे। एक आइटम का MRP है $50 और उसको आपने 45 में बेचा, तो आपने कितने डॉलर का डिस्काउंट दिया? सिंपल है, 50 - 45 दैट इज़ $5 का डिस्काउंट दे दिया आपने, है ना। तो ये हो गया आपका जो है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, ठीक है। तो ये बिल्कुल, आई होप कि ये जो है बिल्कुल आपको क्लियर हो गया हो। एवरेज देख लेते हैं। एवरेज के लिए देखिए यहाँ पर एंटिटी होगा, सम ऑफ एंटिटी अपॉन नंबर ऑफ इंडिविजुअल से नंबर ऑफ एंटिटी, जो भी आप लिख लो। तो यहाँ पे देखिए एज जो है 5 स्टूडेंट्स का ये है 15, 16, 17, 18, 19, यानी 5 विद्यार्थी हैं। उनकी अगर हम उम्र देखें तो 15, 16, 17, 18, 19 दिया हुआ है, तो उनका एवरेज एज क्या होगा? तो आपने सिंपल ये कर देना है 15 + 16 + 17 + 18 + 19 और डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये 5 है ना। तो इनको आप ऐड करो और ऐड करने के बाद देखिए इसको ऐड करते हैं तो 15, 15, 30, 1, 31, 31 और 10 41, 41, 7, 48, 48 और 10 58, 58 और 8 आपका हो गया 56, 66 + 10 यह हो गया आपके पास 76 एंड 76 एंड 9 हो गया आपके पास 85, 85 अपॉन 5, फिर 5 × 5 और 5 × 7 = 35, 17 आ गया। तो ये आपका एवरेज आ गया, है ना। 17 साल जो है ना एवरेज है, यानी कि औसत है 17 ईयर्स। तो ये बहुत ज़्यादा आसान होता है एवरेज निकालना। ये जो है ना मीन वैल्यू होता है एवरेज जो होता है। तो आई होप कि ये सारा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। तो आई होप कि बिल्कुल आपको क्लियर हो गया हो कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज़ आपको मैंने दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो वो अच्छे से एक जगह आप लिख के और उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर तो आपको पता है, कैसे इसको सॉल्व करोगे वो पूरा आप जो है मुझे व्हाट्सएप में बताइए। इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि ये वन शॉट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।